अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बी लर्नर चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आए जिसमें हम पढ़ेंगे। आज चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म्स में है हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं इसको थोड़ा टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करूँगा। बी जो होगा वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए जो है हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है। हेल्थ से रिलेटेड जैसे आजकल कोरोना वायरस है जिसको हम नाम देते हैं कोविड-19, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। या ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है और ये किसी ऑर्गेनिज़म से रिलेटेड भी हो सकता है। और इन्वायरमेंट से मुताल्लिक़ क्या है कि जैसे पोल्यूशन है, कोई ऐसी गैस आ गई हवा के अंदर जिसका हमें पता नहीं चल रहा, तो उसको भी जो होगा वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, जिसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब देखिए बायोलॉजिकल जो ये बायो क्यों यूज़ किया गया है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज़म से रिलेटेड या लिविंग थिंग से रिलेटेड होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देंगे। अब ये जो है लिविंग थिंग से रिलेटेड जो होगा, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर लिविंग थिंग की बात होगी तो हम बायो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम एक यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड का भी नाम देते हैं। अब जब इसमें सबसे पहला आपके पास जो आता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड की, कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आप जानते हो कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कि किसी चीज़ के जानने को, उसके पहचानने को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फिर हम एक्सपेरिमेंट करके उसको स्टडी करते हैं, तो ये आपके पास डेफिनेशन आती है बायोलॉजिकल मेथड। मैं शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बीपी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और बीएम जो होगा बायोलॉजिकल मेथड के लिए यूज़ होगा। बायोलॉजिकल मेथड एक लॉन्ग स्टेप जो है, एक तरीके का आपके पास ये स्टेप्स तरीक़ेकार है जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास स्टेप्स आते हैं ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 पे आपके पास क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, जिसको आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, कोई भी मसला होता है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करना या जायज़ा लेना, यानी कि किसी चीज़ की जांच पड़ताल करने को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन 2 तरीक़ों से हो सकती है, या तो हम 5 सेंसेस के थ्रू उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के थ्रू जो है उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का क्या मतलब है, और 5 सेंसेस मीन जैसे हम नंबर 1 पे आपके पास उस किसी चीज़ को अगर हम वॉइस सुन रहे हैं तो उसको हेयर करके या टेस्ट करके, स्मेल करके, ठीक है, और टच करके हम क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम किसके ज़रिए देखेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू। या एक हीट ऑब्जेक्ट बॉडी है तो उसको किसके ज़रिए देखेंगे, थर्मोमीटर के थ्रू जो होगा उसकी मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अब जो 5 सेंसेस के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी इसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करते हैं, और जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के थ्रू हमें मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटी चेक करते हैं किसी चीज़ की। फॉर एग्जांपल आप कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हो, हम कहते हैं या तो कोल्ड होती है या वार्म होती है, गर्म होती है, तो उसको हम कैसे पता चलाते हैं, जो है आप इसका जो है इंफॉर्मेशन कैसे लोगे, टच करके, यानी हाथ में पकड़ के उसको क्या करोगे, आप देखोगे टच करके हम क्या करेंगे, उसकी देखेंगे वो ठंडी है या गर्म है, तो वो आपके पास होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। और हमने कि कितने अमाउंट की लेनी है, फॉर एग्जांपल यानी कि उसके अंदर कितने, यानी कि आप देखो 1 लीटर आता है या 1.5 लीटर आता है या 2.25 है, ये तो एक जनरल सी बात है। लेकिन हम लिविंग की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जैसे एक बॉडी एक लिविंग थिंग है, ठीक है, जैसे फीवर हो जाता है, हमें हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है, तो हीट अप
कैसे पता चलेगा? हमें टच के ज़रिए से। और कितना हमारा टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो कैसे पता चलेगा? थर्मामीटर के थ्रू। तो ऑब्जर्वेशन की बेस पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है हम इसकी एनालिसिस करते हैं। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी बायो के हिसाब से जो मसला होता है उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। शुरू में क्या था कि जो मलेरिया की डिजीज़ थी, जैसे आजकल जो है कोरोना वायरस है, इस तरह जब ये डिज़ीज़ आई तो ये भी क्या थी, बहुत से लोगों को इसने जो था हलाक कर दिया था। इसको उस दौर में कहा जाता था, किलर डिजीज़ का नाम दिया जाता था। यानी आजकल देखिए जैसे कोरोना वायरस की से जो है लाखों की तादाद में जो है लोग जो है इससे हलाक हो चुके हैं। मलेरिया जो था 1880 के अंदर जो था डिस्कवर हुआ, और इसमें क्या होता था, एक बंदे को फीवर होता था, वो सीवियर किस्म का होता था, फिर उसकी डेथ हो जाती थी। अब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग ऑब्जर्वेशन क्या बनाई, उन्होंने क्या कहा कि जो लोग जो है पाउंड एरियाज़ के करीब रहते हैं, ठीक है, जो लोग पाउंड एरियाज़ के करीब रहते हैं, तो जो वहाँ का गंदा पानी होता है उनके पीने से, या वहाँ पे जो है मॉस्कीटोज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो है उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। फीमेल जो है मॉस्कीटोज़ की वजह से जो है वो ये बीमारी होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके जो जिसके अंदर के है पानी खड़ा होता है या वहाँ पे मच्छर ज़्यादा है, तो उस वहाँ के लोगों को मलेरिया ज़्यादा होता है। अब इसी बेस पे जो है ये वर्ड निकाला गया, एक है माला और एक है एरिया, ठीक है। माला मीन होता है बैड यानी गंदी, और एरिया मीन होता है हवा, यानी कि वहाँ का गंदा पानी पीने से या वहाँ का गंदी हवा से जो लोग बीमार हो जाते थे। अब एक साइंटिस्ट थे लेविरॉन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको स्टडी किया कि किस तरीके से जो है ये डिज़ीज़ जो है वो फैलती है। उन्होंने 1880 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू जो मलेरिया का पेशेंट था उसका ब्लड लिया, ठीक है, और ब्लड के थ्रू जो है उसने पता चलाया कि जो मलेरिया का पेशेंट है उसने उसके ब्लड में एक टाइनी पार्टिकल्स जो देखे, उसने कहा कि यही जो है, उसको उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। उसने कहा कि यही वो चीज़ है जो मलेरिया काज करती है, ठीक है। अब यानी इसी बेस पे, इसी एक्सपेरिमेंट की बेस पे क्या दिया गया कि एक ऑब्जर्वेशन बनाएगी कि प्लाज्मोडियम जो है वो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। अब देखिए एक स्टेप्स हमारा जो है पूरा हो गया, और दूसरे स्टेप्स पे हम लेते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम क्या करते हैं, ये इंटेलिजेंस गैस होता है, स्टेट हम गैस करते हैं एक तरीके से। जैसे हमने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो उसके ब्लड के अंदर था जिसको मलेरिया था, तो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि प्लाज्मोडियम जो है अगर वो उसके अंदर प्रेजेंट है तो यही वो चीज़ है जो क्या कॉज कर रही है, मलेरिया कॉज कर रही है। तो एक गैस लगाया जाता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है, ऑथेंटिक बात नहीं होती। इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम ये पढ़ते हैं हाइपोथेसिस के प्रॉपर्टीज़ में कि ये जनरल स्टेटमेंट होती है, कोई ऑथेंटिक बात नहीं होती, ये सिंपल से सिंपल होती है ये स्टेटमेंट। अब जैसे देखिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया कि प्लाज्मोडियम कहाँ पे है, किस तरीके से है, तो ये सिंपल होनी चाहिए और जनरल से जनरल होनी चाहिए, ठीक है, और ये फॉल्सीफाइड होनी चाहिए। फॉल्सीफाइड्स का मतलब है इसको जो है लाजमी नहीं कि गलत साबित हो, यानी कि चांसेस हो कि ये जो है सही साबित ना हो, या इसका हम क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होनी चाहिए, हमें समझ ना आए। ये दूसरा स्टेप्स होता है हाइपोथेसिस का। तीसरा जो स्टेप्स आता है आपके पास वो आता है डिडक्शन, यानी आप देखिए जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके स्ट्रक्चर में जो होगा कॉम्प्लिकेटेड, यानी एक तरीके से कम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। रीजनिंग दो तरह की होती है, ठीक है, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव का क्या मतलब है, इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, आर लिख रहा हूँ मैं, और डिडक्टिव
रीजनिंग का नाम देते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं हम, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। अब स्पेसिफिक मीन और जनरल मीन क्या होगा, और इसमें क्या करते हैं हम, जनरल से स्पेसिफिक में की तरफ जाते हैं। जैसे इसकी आपको एग्जांपल मिलेगी इन दोनों की। हम कहते हैं कि आपके पास जो है ऑल ऑर्गेनिज्म मेड बाय सेल, के ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे वो किससे बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। और इसमें डिडक्टिव रीजनिंग में इस बेस पे क्या निकाला, हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बनते हैं, तो हम कहते हैं कि ह्यूमन भी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, सेल होने चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेल बनाते हैं, सॉरी ये डिडक्शन बनाते हैं। या इंडक्टिव रीजनिंग में दूसरा एग्जांपल क्या हो सकती है कि हम कहते हैं कि बर्ड्स के बॉडी पे क्या होते हैं, विंग्स होते हैं जो उसके फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो हम कहते हैं स्पारो भी जो है वो क्या है, एक बर्ड्स है, और उसके पास भी क्या होने चाहिए, विंग्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि स्पारो के पास भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि अगर ऐसा है तो दूसरी चीज़ के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम, अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। प्लाज्मोडियम जो था उन्होंने कहा क्या कॉज कर रहा है, मलेरिया कॉज कर रहा है, या जो है मलेरिया किस वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो इस बेस पे क्या बनाया गया कि प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया कॉज कर रहा है तो मलेरिया के जितने भी पेशेंट होंगे उनके अंदर प्लाज्मोडियम का होना लाजमी है। जाहिर सी बात है, हम कह रहे हैं कि एक बंदा जो है वो इफेक्टेड है मलेरिया से और उसके अंदर पेशेंट है, वो मलेरिया से का पेशेंट है और उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, तो हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि जितने भी मलेरिया के मरीज़ होंगे उनके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा। तो इसको हम फिर टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस पे, जो नंबर 4 स्टेप्स आता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल बेस पे हम क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स लिए जाते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब 2 ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं, इसकी भी क्या है, एक रीज़न है। कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर जो है हेल्दी पर्सन लिए जाते हैं, ठीक है, कि ऐसे लोग होंगे जो जिनको कुछ भी नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा। और इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट लिए जाते हैं। अब क्या हुआ कि 100 हेल्दी पर्सन लिए गए और 100 जो थे वो मलेरिया के जो मरीज़ थे उनको लिया गया। जब स्टडी किया गया, जब देखा गया, उनको टेस्ट किया गया, उनके ब्लड को टेस्ट किया गया, तो जो हेल्दी पर्सन थे या कंट्रोल ग्रुप था उनके अंदर प्लाज्मोडियम एब्सेंट था, और जो अफेक्टेड पर्सन थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के, उन सब के अंदर क्या था, प्रेजेंट था। ठीक है, अब इससे अंदाज़ा लगाया गया कि प्लाज्मोडियम ही एक ऐसी चीज़ है जो क्या कॉज कर रही है, मलेरिया कॉज कर रही है। तो इस तरीके से उन्होंने फिर एक रिज़ल्ट बनाया कि जो हेल्दी पर्सन हैं वो एब्सेंट है उनके अंदर, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं, इस बेस पे हम उसका रिज़ल्ट बनाते हैं। अब रिज़ल्ट कैसे बनता है, इसके भी जो है 2-3 पॉइंट्स हैं आपके पास, जिस बेस पे हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। अब इसमें आता है रिज़ल्ट में 2 चीज़ें होती हैं। अगर रिज़ल्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, अब इसमें 2 होता है, रिजेक्ट भी हो सकता है या एक्सेप्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा से हम क्या करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, और अगर एक्सेप्ट हो जाए तो फर्दर स्टडी की जाती है इसकी। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये नहीं होगा कि हम ये कानून लिख देंगे कि प्लाज्मोडियम भी जो है वो ये चीज़ है भाई कि जो क्या कॉज कर रही है, मलेरिया कॉज कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद जो स्टेप्स आते हैं हम उसको पब्लिश करवाते हैं, पब्लिश यानी न्यूज़पेपर के अंदर, या जो पब्लिश पेपर होते हैं साइंटिस्ट के, उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसको हम ये सिर्फ पाकिस्तान में लेके नहीं बैठेंगे, बल्कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे क्या कराएंगे, पब्लिश करवाएंगे, शो करेंगे उसको नेट पे, जो कि ये हमने
किया है, आप देखिए ये सही है या गलत है। तो दूसरे साइंटिस्ट इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं और इसको जो है वो चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि भाई ये सही चीज़ है या नहीं, तो फिर वो शुरू से उसको स्टडी करते हैं। तो अगर ये जो है हेल्दी पर्सन, हम कहते हैं रिज़ल्ट से हमें क्या पता चला कि जितने भी हेल्दी पर्सन थे वो फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम थे, और जितने भी जो थे पेशेंट थे उनके अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। अब जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसी बेस पे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन बनाते हैं, यानी एक तरह की स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वही क्या कॉज करे। बात तो ये तकरीबन एक ही आ रही है, लेकिन हमने क्या करना होता है, ध्यान से चलना होता है, क्योंकि ये चीज़ जो है एक तरह का कानून बनने जा रहा होता है। तो प्लाज्मोडियम ही उन्होंने कहा कि मलेरिया कॉज कर रहा है। फिर 7 स्टेप्स पे एक थ्योरी जो स्टेप्स आता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी बनाने के लिए मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि कोई चीज़ गलत साबित ना हो जाए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, इसको टेस्ट भी किया जाता है, मज़ीद जो है वो जो कंक्लूजन निकाला था हमने। अब थ्योरी के एग्जांपल में हम क्या कहते हैं कि जैसे एक साइंटिस्ट थे, डार्विन ने थ्योरी दी थी, जिसको हम नाम देते हैं डार्विन थ्योरी का। और या जैसे एक हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, ये जो है वो एग्जांपल के तौर पर जो है हम वो कोड कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप है आपके पास लॉज। तो इसका हम डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं, व्हेन थ्योरी टेस्ट अगेन एंड अगेन। अब देखिए जितना आगे जाते जाएंगे वो कम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ती जाएगी, अगेन एंड अगेन। अब थ्योरी के भी टेस्ट करेंगे, एंड इट फिट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ नेचर इज कॉल्ड, या इट बिकम लॉ, कि ये क्या बन जाता है, फिर लॉ बन जाते हैं। बायो के अंदर लॉ बहुत ही कम है, क्योंकि जो लाइफ है वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो चेंज होती रहती है, उसके अंदर एवोल्यूशन आते रहते हैं। तो ये चीज़ और से सुननी है कि जब से हम बायो को स्टडी करते रहे हैं, जब से इंसान ने इसको सीखा है बायो को, सिर्फ बायो के अंदर 2 लॉ ही बने हैं, क्योंकि इसके अलावा लॉ और है नहीं। एक है आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और एक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखना है, सिर्फ 2 ही लॉज बने हैं। तो इसको भी आपने क्या करना है, ये 4 स्टेप्स हैं जिसको आपने क्या करना है, स्टडी करना है। अब मैं आपको एक और पेज जो है आपके सामने वो शेयर करना चाहूँगा, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, ओवरऑल सारे स्टेप्स एक साथ जो है आपने स्टडी करने हैं। अब देखिए इसके लिए एक स्केच बनवाया जाता है ताकि वो भी आपके साथ जो है वो शेयर हो सके। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जो हेल्थ से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड या लिविंग थिंग जो है उससे रिलेटेड हो सकता है। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टडी किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, या तो 5 सेंसेस यूज़ करते हैं या फिर क्या करते हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। जो 5 सेंसेस से जो गेन करते हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। ठीक है, और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू, थर्मामीटर के थ्रू जो है हम वो स्टडी करते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल और भी आ सकती है कि हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो लोअर देन होता है बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ज़ाहिर सी बात है, कम फ्रीज कहाँ पे होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब ज़्यादा होगा टेम्परेचर आपके पास। तो हम कहते हैं फिर जब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 है और बॉइलिंग पॉइंट क्या 100 है। ठीक है, और हाइपोथेसिस भी क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होता है। हाइपोथेसिस में 2 होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल और डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक। जिसमें हमने पढ़ा कि अगर ऑल जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलके बने हैं, हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं, तो हम कहते हैं कि ह्यूमन भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है।
तो वो भी किससे बनना चाहिए, सेल से बनना चाहिए। फिर हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप लिए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जैसे मलेरिया में देखा गया कि प्लाज्मोडियम कॉज कर रहा है, तो उन्होंने कहा प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मलेरिया के पेशेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने 100 ग्रुप्स लिए हेल्दी पर्सन के और 100% लिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के। फिर उससे रिज़ल्ट निकाला कि जो हेल्दी कंट्रोल ग्रुप था उसके अंदर मलेरिया प्लाज्मोडियम एब्सेंट था, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो था वो प्रेजेंट था। तो इससे अंदाज़ हुआ अगर कि मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज कर रहा है। ठीक है, अगर बहुत दफ़ा रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो रिजेक्ट से फिर हम दोबारा ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। अगर ये एक्सेप्ट हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, और जब वो और ज़्यादा जो है सेटिस्फाई रिज़ल्ट दे तो वो थ्योरी बन जाती है। जैसे थ्योरी की डार्विन थ्योरी है या एवोल्यूशन थ्योरी है, मैंने अभी पीछे आपको वो सारा बताया। और फिर थ्योरी को अगेन टेस्ट किया जाता है, टेस्ट भी किए जाते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं ताकि वो चीज़ जो है गलत साबित ना हो, तो फिर वो लॉ बनता है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि दुनिया के अंदर बायोलॉजी के सिर्फ 2 ही लॉ हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें क्या आता रहता है, हमेशा एवोल्यूशन होता रहता है। अब देखिए, आज से तकरीबन 200 साल पीछे जाए या 500 साल या 1000 ईयर्स जो है वो अगर देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो वो इंसान की जो एज थी ज़्यादा होती थी। ठीक है, अब आज देखें 60 to 70 ईयर्स के बाद इंसान की हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये भी एक तरह का एवोल्यूशन है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने इसको आई थिंक आपको समझ आया होगा, ये जो बायोलॉजिकल मेथड्स है। ठीक, तो हमारे वीडियोस को जो है वो पूरा आपने देखना भी है और इसको सब्सक्राइब भी करना है, और इसको अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज़ को भी इसका शेयर करना है, इसको शेयर करना है, ताकि जो है सब लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाए, क्योंकि ये इल्म है और इल्म जो है वो बढ़ने से बढ़ता है। शुक्रिया।